नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है राष्ट्रकूट वंश को डिस्कस करने वाले हैं। राष्ट्रकूट वंश जो है इसका जो साम्राज्य था कब से कब तक था। जैसा कि आपने देखा कि बहुत से प्रश्न जो है वो इसमें से आते हैं, और क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है हिस्ट्री का, और साथ ही साथ कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी। तो यूजीसी का जो ये एनटीए नेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें भी वंशावली से और उनके किए हुए कामों के बहुत सारे जो प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग कि राष्ट्रकूट वंश जो है वो 753 से लेकर के 973 तक जो है ये रहता है। और प्राप्त अभिलेख के अनुसार जो है राष्ट्रकूट वंश का मूल निवास स्थान लाटूर जिले का जो लाटूर जिले का जो बीदर है उसे माना गया है। किंतु बाद में जो है एलिचपुर जो वर्तमान में बरार में है, इस वंश की स्थापना हुई बरार जिले के अंदर, बरार के अंदर है ना। राष्ट्रकूट वंश का अपना जो है स्वतंत्र शासन स्थापित करने से पूर्व राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्य जो थे, बादामी के चालुक्य, उनके सामंत हुआ करते थे। ओके, तो जो है ये मेरे चैनल का नाम है और आपको फ्री मेंटरशिप जो है वो अवेलेबल है, और ये पीजीटी के लिए भी अवेलेबल है, हिस्ट्री पीजीटी के लिए। इसमें है कि एलोरा एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के काल में ही हुआ। एलोरा के अंदर कितनी गुफाएं हैं, तो 34 गुफाएं हैं, और 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं वो बौद्ध मंदिर से संबंधित है, और 10वीं गुफा जो है विश्वकर्मा गुफा, और बौद्ध धर्म में सबसे प्रसिद्ध है 10वीं गुफा, है ना। 13 से लेकर 29 तक जो है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। इसमें 15वीं गुफा एवं जो है विष्णु के नरसिंह रूप को जो है वो दिखाया गया 15वीं गुफा में। तो 30 से लेकर जो है 34 तक जो है ये क्या है, ये जैन धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 3 कंसेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर किए। पहला है, मैंने कहा कि जो है एलोरा गुफाओं की जो हम बात करते हैं, वो एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का जो निर्माण है वो हुआ है आपके राष्ट्रकूटों के समय के अंदर। ठीक है, एलोरा एवं एलिफेंटा में कुल जो है वो 34 जो है वो गुफाएं हैं, और 12 जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 10वीं जो गुफा है वो विश्वकर्मा, ठीक है, विश्वकर्मा जो है गुफा है, बौद्ध धर्म में सबसे प्रसिद्ध गुफा है ये। ओके, 13 से लेकर 29 तक जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, और 15वीं गुफा जो है वो विष्णु के नरसिंह रूप को जो है वो दिखाया गया इसमें। 30 से 34 तक जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये तो हो गई गुफाओं की बात, जो मुख्यतः जो है एलोरा गुफा की बात कर रहे थे हम लोग। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव तथा जैन धर्म के अनुयायी थे। मैंने कहा कि ये 3 धर्मों के अनुयायी थे। इन्होंने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में व्यापार एवं धर्म प्रचार करने की अनुमति दी थी, ये भी सत्य है। और जो है राष्ट्रकूट वंश जो है, अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू नहीं करना आपको, यहाँ से शुरू करना है। दंती दुर्ग को जो है वो संस्थापक माना गया है, किसका, राष्ट्रकूट वंश का। दंती दुर्ग जो है वो संस्थापक थे राष्ट्रकूट वंश के। 735 से लेकर के 756 ईस्वी तक ये रहते हैं। वो फिर जो है उनके चाचा जो हैं वो शासक बनते हैं, जो कृष्ण प्रथम थे। वो 756 से लेकर 774 तक जो है ये शासन करते हैं। आपके दंती दुर्ग के चाचा होते हैं, ठीक है, कृष्ण प्रथम। फिर जो है उनके पुत्र जो है, कृष्ण प्रथम के जो पुत्र हैं वो है आपके गोविंद प्रथम द्वितीय। ठीक है, गोविंद द्वितीय जो हैं ये 700 से लेकर के जो है कब तक, ये 774 से 1780 तक जो है, 780 तक जो है वो शासन करते हैं। फिर इनके एक भाई होते हैं धरावर्ष, ध्रुव धरावर्ष। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर भी जो है वो भाग लेते हैं, और ये 780 से लेकर के 793 तक रहते हैं। फिर गोविंद तृतीय का जो शासनकाल है, जो इनके धरावर्ष के पुत्र थे, ये जो है वो 793 से लेकर के 814 तक रहते हैं। और फिर अमोघ वर्ष आते हैं, जो बहुत फेमस राजा हुए, और उनके जो है पुत्र थे वो कृष्ण द्वितीय थे।
और उनके पुत्र थे इंद्र तृतीय। ओके, पर इनके जो पौत्र थे ना वो आगे जाके फेमस होते हैं अमोघ वर्ष द्वितीय, जो जिनका नाम होता है। फिर जो है ये 929 से लेकर 930 तक रहते हैं, और गोविंद चतुर्थ जो है वो 930 से लेकर 936 तक रहते हैं। तो इस तरीके से फिर इनके पौत्र होते हैं अमोघ द्वितीय के जो हैं वो पौत्र होते हैं अमोघ वर्ष तृतीय। तो फिर उसके पश्चात ये खेटे अमोघ वर्ष तक आए, या फिर कर्क द्वितीय जो है वो इनका लास्ट जो है वो रूलर बनता है 772 से लेकर के 773 तक, 972 से लेकर 973 तक जो है इसका शासन काल जो है हमें देखने को मिलता है। तो मुख्यतः हमें क्या करना है, अगर मैं मोटा माटी तौर पे अगर आपको बताऊं, अगर कहूं तो मेन चीज़ हमें जो है वो क्या करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक है वो कौन है। तो दंती दुर्ग है। 735 से 756 ईस्वी तक इन्होंने जो है वो शासन किया। फिर इनके चाचा कृष्णदेव तृतीय जो प्रथम जो है वो शासन करते हैं। उसके बाद गोविंद द्वितीय जो है वो शासन करते हैं, और फिर धारावर्ष उसके बाद गोविंद तृतीय। मतलब ये चार जो है हमें शुरुआती तौर पर याद करने हैं, और इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किसने जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर भाग लिया था। उसके बाद ज़्यादा जो नहीं पढ़ना है, फिर लास्ट में आकर के आपको ये याद करना है कि लास्ट रूलर कौन रहा है। ओके, तो अब हम जो है थोड़ा विस्तार पूर्वक मुख्य जो राजा रहे हैं राष्ट्रकूट वंश के 753 से लेकर के 973 तक, तो उनकी जो है वो हम बात करते हैं। दंती दुर्ग जो है, मैंने ऊपर इसका शासनकाल भी आपको बता रखा है ना। तो दंती दुर्ग जो है ना, कि इनका जो संबंध है दंती दुर्ग का, जब हम लोग इनकी स्टडी कर रहे हैं, दंती दुर्ग ने 752 के अंदर जो है 752 में चालुक्य वंश के शासक कीर्ति वर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की जो है वो स्थापना की थी। तो हमने कहा कि चालुक्य के जो सामंत होते थे वो होते थे ये राष्ट्रकूट वंश वाले। ठीक है, तो ये जो सामंत थे, इन्होंने ही जो है चालुक्य वंश के कीर्तिवर्मन जो बादामी जो चालुक्य थे उनके लास्ट रूलर थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के बाद अपने नवगठित राज्य की राजधानी मानेखेत वर्तमान मालखेत शोलापुर में बनाई। मतलब जो है आपको इतना बसड़ में नहीं पढ़ना है, इन्होंने क्या करा था कि नवगठित राज्य की जो राजधानी है दंती दुर्ग ने वो कहाँ बनाई, मानेखेत के अंदर बनाई। मानेखेत जो है ये आपको याद रखना है, ये राजधानी थी किसकी, ये थी आपके राष्ट्रकूटों की राजधानी। इसके बाद उज्जैनी में हिरण्यगर्भ जो है वो हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया, जो था इसे महादान यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यज्ञ करवाने वाले ये शासक थे, राष्ट्रकूट के पहले शासक थे। समझ में आई बात। अब आपको क्या करना है कि इसके पश्चात जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो थे आपके कृष्णदेव जो थे, इनकी बात कर रहे हैं। तो कृष्णदेव प्रथम जो है 756 से लेकर 774 तक इनका शासन रहता है। दंती बर्मन के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 में राजा बना। कृष्ण प्रथम ने शासन हाथ में आते ही वातापी के चालुक्यों का पूर्ण रूप से दमन कर दिया। इसने बैंगी के चालुक्य तथा मैसूर के गंग शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकारने पर बाध्य किया था। और एलोरा में जो है, जो हमने ऊपर पढ़ा, वो कैलाश मंदिर का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया था। तो ये कौन था, इसने जो एलोरा का मंदिर जो है वो जब उसका निर्माण करवाया, तो वो मंदिर कैसा है, वो शिखर से नीचे को बना है, ना कि नीचे से उसका शिखर लास्ट में शिखर बना। शिखर लास्ट में बनता है, पर मैंने इसकी कथा कही थी कि इनकी पत्नी ने एक व्रत रखा था। उस व्रत की पूर्ति के लिए पहले उन्होंने बोला था कि शिखर, मंदिर का शिखर बनते हुए देखेंगी, फिर अन्न ग्रहण करेंगी। तो मंदिर का शिखर पहले बनाया गया, कैलाश जो मंदिर है एलोरा का, और फिर जो है वो शिला काट करके फिर उसको नीचे को बनाया गया है। तो वो उसकी कथा है कृष्ण प्रथम की। समझ में आई बात। अब आपको क्या करना है, गोविंद
द्वितीय के ऊपर आना है। 774 से लेकर 1780 तक इसका कार्यकाल रहा। द्वितीय, अब मैंने कहा कि एलोरा मंदिर हमारे पास एक साइन है याद करने के लिए, कृष्ण प्रथम ने बनाया था और उसकी कथा हमने थोड़ी सी जान ली है। अब आपको क्या करना है कि ऐसा ही कोई कॉमन फैक्टर देखना है कहाँ पे, गोविंद द्वितीय के अंदर। वैसा ही आपने दंती दुर्ग के अंदर देखा, उन्होंने राजधानी परिवर्तित करी थी और कहाँ रखी थी, मानेखेत के अंदर रखी थी, है ना। अब जो है गोविंद द्वितीय जो है वो कृष्ण प्रथम का पुत्र था, आप सबको पता है। क्योंकि मैं ऊपर डिस्क्राइब कर चुका हूं ना। तो कृष्ण प्रथम ने क्या किया था, गोविंद द्वितीय को बेंगी पर आक्रमण करने भेजा था, जहां का राजा विष्णुवर्धन चतुर्थ था। ठीक है, इस युद्ध में विष्णुवर्धन चतुर्थ की हार हुई और उसने राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार कर ली। गोविंद द्वितीय एक योग्य शासक था और वो भोग विलास में लिप्त था। उसका लाभ उठाकर उसके भाई ध्रुव ने जो है गोविंद द्वितीय को राजगद्दी से हटा दिया और खुद सिंहासन पर जो है वो कब्जा कर लिया था। ध्रुव धरावर्ष जिसको हम जानते हैं, ठीक है। ध्रुव धरावर्ष जो है वो 780 में गद्दी पर बैठता है। मैंने कहा कि उसने जो है वो एक त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर भी भाग लिया था। ध्रुव धरावर्ष 1780 में अपने भाई गोविंद द्वितीय को गद्दी में राजगद्दी से हटाकर शासक बनता है। इसने जो है अपने भाई को हटाया है, ये हमारे याद करने के लिए कॉमन जो है पॉइंट मिल गया हमें कि कौन था ध्रुव धरावर्ष, है ना। और उसने उत्तरापथ की तरफ विजय अभियान चलाया था, बिल्कुल सही है। और उत्तर के अपने सफल अभियानों के उपरांत ध्रुव ने गंगा यमुना प्रतीक चिन्ह को जो है अपना राज चिन्ह बनाया था। ध्रुव ही पहला शासक था जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। किसके साथ, प्रतिहार नरेश भोजराज को झांसी के निकट जो है एवं पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना दोआब के पास पराजित किया था। तो वो था ध्रुव धरावर्ष। तो इसने हराया भी था किसको, प्रतिहार नरेश वत्सराज को और नरेश धर्मपाल जो था उनको, ठीक है। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या वाला थी, तो जब कनौज एक जगह है, वहाँ के जब राजा जो है वो हर्षवर्धन मारे जाते हैं, उसके पश्चात उस पर कब्जा करने के लिए, कनौज पर कब्जा करने के लिए जो है हम इस मूवमेंट को चलाते। ये बात होगी ध्रुव धरावर्ष की, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको जो है वो अब एक कॉमन पॉइंट कोई गोविंद तृतीय के अंदर ढूंढना है। ये तो एक ही वंश के, कभी कभी ना 2-3 वंशों के मिला करके दिए जाते हैं, तो वहाँ पे और भी मुश्किल हो जाती है। तो आपको कुछ कॉमन फैक्टर ढूंढना है, वो फैक्टर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एग्जाम के अंदर हो सकता है उसी से क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है वो फैक्टर से आप कोई और इन्फॉर्मेशन निकाल करके। एक्चुअली में जब हम एग्जाम देते हैं ना, तो क्या होता है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है ना, उसी बेस पर जो है हम जो क्वेश्चन आए होते हैं उनके हल ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर जो है हम सफल भी हो पाते हैं क्योंकि कनेक्ट करना हमें आ जाता है, ठीक है। गोविंद तृतीय की मैं बात करूं, 793 से लेकर के जो है 814 ईस्वी तक ये रहता है। गोविंद तृतीय अपने पिता ध्रुव की मृत्यु के उपरांत जो है वो शासक बनता है और संचित ताम्रपत्र के अनुसार जो है इसने अपने पिता की शांति उत्तरापथ पर की भांति उत्तरापथ पर जो है विजय अभियान शुरू किया तथा हिमालय तक अपने अभियान को बढ़ाया था। उत्तरापथ के अपने अभियान के दौरान उसने मालवा, कौशल एवं कलिंग राजवंश के शासकों को भी पराजित किया था, ओके। और दक्षिण भारत में पल्लव, पांड्य, गंग शासकों को भी इन्होंने हराया एवं उनके पास जो उनके द्वारा आपस में संधि कर बनाए गए संघर्षों को भी ध्वस्त किया था, ठीक है। अपने पिता द्वारा शुरू किए गए त्रिकोणीय संघर्ष, जो मैंने कहा कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट संघर्ष में भी इसे जो है इसने भाग लिया तथा पाल शासक द्वारा धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागभट्ट को, अब इनके समय पाल वंश के शासक भी बदल रहे हैं, प्रतिहार के भी बदल रहे हैं। इनके पिता के समय कोई और थे, इनके समय कोई और है। धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित किया था। तो ये हो गए अमोघ वर्ष प्रथम की। अगर हम बात करते हैं 814 से लेकर 878 ईस्वी तक, अमोघ वर्ष तृतीय का प्रथम जो है, अमोघ वर्ष प्रथम गोविंद तृतीय का पुत्र था।
अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। उसने गुरु का नाम गुरु जैनाचार्य जिनसेन था। उसके गुरु जो थे उनका नाम गुरु जैनाचार्य जो है जैन आचार्य जिनसेन थे। और उस अपने राज्य के शुरुआती दौर में ये कम आयु होने के कारण कर्क के संरक्षण में गद्दी पर बैठा और अमोघ वर्ष के राजकाल का राष्ट्रकूट वंश का पर्याप्त विस्तार हो चुका था। राज्य में स्थायित्व आ चुका था। अमोघ वर्ष स्वयं एक विद्वान था। इसने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ कवि राजमार्ग की रचना की है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्पेशली पीजीटी के लिए और जो है एनटीए नेट के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि इन्होंने जो है स्वयं जो है एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी जिसे हम कवि राजमार्ग के नाम से जानते हैं ना। कला और साहित्य के अपने प्रेम के कारण इसकी तुलना गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और द्वितीय विक्रमादित्य से की जाती है। इतिहासकारों द्वारा अमोघ वर्ष प्रथम की शांति प्रियता और एवं उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण के कारण इसकी तुलना सम्राट अशोक से भी की जाती है। आदि पुराण के रचयिता जिनसेन अमोघ वृत्ति के रचयिता सक्तायना और जो है गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य इसी के दरबार में रहते थे। तो ये भी महत्वपूर्ण जो है इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। तुंगभद्रा नदी के में जल समाधि लेकर इसने अपने जीवन का अंत जो है वो कर दिया था। और जो है कृष्णद्वितीय राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का प्रथम का पुत्र था। ठीक है, और 878 से लेकर 914 तक ये रहा। ये एक कमजोर शासक था। ओके, और इसका मैक्सिमम जो जीवन काल है वो चालुक्यों के साथ संघर्ष में बीता था, तो ये खत्म हो गया। ये फिर अमोघ वर्ष जो है इसके बाद जैसे इंद्र तृतीय आते हैं तो इनके जो है ये कोई खास काम इन्होंने भी नहीं किया था। ठीक है, त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया, प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित कर जो है कन्नौज को लूट लिया, वो बड़ी बात थी। ओके, और इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब बगदाद यात्री, ये महत्वपूर्ण बात है, अरब बगदाद यात्री अल-मसूदी भारत आया था। अल-मसूदी ने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको ये जो है याद करना है, इससे हमारे लिए यही महत्वपूर्ण सूचना निकल रही है। और उसके अलावा जो है अगर हम नेक्स्ट कोई अगला तीसरा शासक देखेंगे तो कृष्ण तृतीय के ऊपर आते हैं और ये 939 से 960 तक रहा। ठीक है, कृष्ण तृतीय जो है इंद्र तृतीय के बाद अगला शासक बना। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की और सत्ता हाथ में आते इसने कांची एवं तंजौर पर अभियान जो है वो चलाकर उन्हें जीत लिया। और राष्ट्रकूट जो है वंश के प्रतापी राजाओं में से एक था ये। और इस कांची और तंजौर के सफल अभियान के बाद इसने तंजिम कोंड की उपाधि धारण करी। याद रखिएगा, तंजिम कोंड की उपाधि धारण करी। कृष्ण तृतीय ने चोल वंश के नरेश पारंतक प्रथम को परास्त कर जो है उनके उत्तरी भाग पर जो है अधिकार कर लिया। रामेश्वर में एक मंदिर एवं विजय स्तंभ का जो है वो स्थापित इन्होंने किया था। शांति पुराण के रचयिता पौन जो थे वो कृष्ण तृतीय के दरबार में थे। ये महत्वपूर्ण जो है वो इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में राज्य सत्ता को लेकर विवाद जो है वो प्रारंभ हो गए थे। खेटिक अमोघ वर्ष चतुर्थ जो है ये 960 से लेकर 972 तक रहते हैं। ओके, और खेटिक अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण तृतीय का छोटा भाई था जो अब उसके मरने के बाद सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। कृष्ण तृतीय कोटिक जो था ये अमोघ वर्ष दोनों ही अमोघ वर्ष तृतीय के पुत्र थे, पर संभवतः इन दोनों में की माताएं भिन्न थी। एक लड़क जो है एक पति की 3-3 4-4 पत्नियां होती थी राजा की, है ना। अमोघ वर्ष के बाद इसके बाद जो है हमारे कर्क द्वितीय आते हैं। 972 से 973 तक ये रहते हैं। इन्होंने क्या किया कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कर्क द्वितीय जो है खोटिक अमोघ वर्ष के बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक बना, जो कि सिर्फ 18 महीने ही सत्ता पर सत्तारूढ़ रहा। ठीक है,
कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। चालुक्य राजा तैलप द्वितीय, चालुक्य जो थे इनके क्या थे, सामंत थे। ठीक है, पहले क्या था, चालुक्यों के सामंत थे राष्ट्रकूट। अब ये राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट के जो सामंत है वो है आपके चालुक्य अब। ठीक है, पहले ये भी जो है एक्चुअली में क्या होता था कि इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। ओके, पहले इसको पढ़ ले। चालुक्य तैलप द्वितीय ने जो है 973 में जो है कर्क द्वितीय को पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की जो है वो नींव डाली थी। तो जब हम चालुक्य वंश को स्टडी करेंगे तो आपको ये भी समझाएंगे, पर फिलहाल ये समझिए पहले होते हैं आपके कौन, पहले होते हैं चालुक्य। ठीक है, बादामी के चालुक्य है ना, बादामी के चालुक्यों की बात हो रही है। फिर उसके बाद ये राष्ट्रकूट इनको दबा देते हैं, इनके लास्ट शासक को मार देते हैं, फिर जो खुद क्या बन जाते, शासक बन जाते राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट ने इनको खत्म तो किया पर पूरी तरह खत्म नहीं किया, इनको अपने नीचे दबा करके क्या बना लिया, वो बना लिया अब जो है सामंत बनाया। अब ये जब कमजोर हो जाते हैं तो ये वेट करते हैं और लगभग जो है वो कई सैकड़ों वर्षों बाद फिर से जो है इनका एक वंशज इनको हरा देता है और फिर यहाँ पे जो है कल्याणी के चालुक्यों की नींव डालता है। तो ये है इतिहास जो हमें सिखा रहा है। अब जो है आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट शासक याद करना है, प्रथम याद करना है। ठीक है, और फिर बात खत्म करनी है। जो तथ्य मैंने आपको करवाए हैं उतने कर लेंगे, राष्ट्रकूट से इनफ है आपके लिए। इसी के साथ जो है ज़्यादा नहीं जो है बोलते हुए हम अपने जो है इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा और कुछ नया पाया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।